टॉपिक है एनपीओ। एनपीओ क्या होता है किसी को पता है? हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या हम इसको बोलते हैं, हम जो जानते हैं वो क्या होते हैं? एनजीओ। तो एनजीओ क्या होता है? ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ होता है। ठीक है, ये होता क्या है, ये करता क्या है? वेलफेयर एक्टिविटी। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं करती। ठीक है, बिजनेस क्या करती है? बिजनेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी चीज है जिसमें हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। अब हम कैसे पहचाने कि एनजीओ क्या है और एक एनपीओ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रॉफिट से? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही है तब वो एनपीओ नहीं होगी, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही तब वो क्या होगी? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसको हम एनपीओ बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही। इसी के साथ ये बिजनेस भी नहीं कर रही, क्योंकि जो बंदा बिजनेस करेगा ना, तो बिजनेस का जो सोल फीचर होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो वो बिजनेस ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, और एनजीओ भी बोलते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल्स देखो, प्राइवेट स्कूल भी ना हमारा एनजीओ एनपीओ होता है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल को भी हाँ माना, बहुत पैसा लेते हैं वो, तो वो क्यों प्राइवेट होगा? प्रॉफिट तो अर्न करते हैं। लेकिन देखो, ये क्या काम कर रहे हैं? वेलफेयर का। आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये वेलफेयर में आता है। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स भी हमारे एनजीओ में, एनपीओ में आते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत पैसा ले रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहे हैं ना, लेकिन वो एनपीओ होता है। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे हॉस्पिटल जो भी वेलफेयर से रिलेटेड है, ठीक है, ये जो जिम होते हैं बहुत पैसा लेते हैं, है ना, लेकिन वो भी हमारे वेलफेयर के लिए है। ठीक है, तो एनपीओ आपके एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन पूछे एनपीओ में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो ये सब चीजें आती हैं। हमें नहीं लगता ये चीजें आती होंगी, भैया प्राइवेट स्कूल इतना पैसा ले रहा है, लेकिन ये चीजें आती हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम देखते हैं, पहले स्टार्टिंग में ना बिल्कुल बेसिक, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि ये चैप्टर क्या है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। बिल्कुल पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसी के साथ जो चीजें आएंगी आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। देखो, आपके इसमें ना हम एक अकाउंट बनाना सीखते हैं, तो हमें ये तो पता है एग्जाम में अकाउंट बनाने के लिए नहीं आएगा, हमें एमसीक्यू पूछेंगे, तो उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है वो सब इसमें हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो थ्योरी पोर्शन, क्योंकि सीयूईटी में थ्योरी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 12th का जब बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं तब हम उसमें थ्योरी इग्नोर करते हैं ना, कि ये थ्योरी नहीं पूछेंगे, लेकिन इसमें जो हम 12th के बोर्ड के लिए इग्नोर करते हैं ना, वो सब इसमें आ सकता है, क्योंकि इसमें थ्योरी है, एमसीक्यू है। ठीक है, सबसे पहले एनपीओ क्या है? एनपीओ एक इस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कल्चरल। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक के लिए और उसके मेंबर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कल्चरल में बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं कई कई जगह पे। उसके अलावा एजुकेशन हमारे स्कूल्स हो गए, हेल्थ हमारा हॉस्पिटल हो गया, रिलीजियस का मतलब जो हमारे टेम्पल में डोनेशन चैरिटी देते हैं ना, बहुत जगह टेम्पल में हम डोनेशन देते हैं, चैरिटी देते हैं, तो उसके लिए भी वो अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक चीज और, इसमें जो अकाउंट बनाया जाता है ना उसको बोला जाता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनपीओ में जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब देखो, फंड बेस्ड क्यों? फंड मतलब पता है फंड क्या होता है? हम बोलते हैं ना हमने फंड दिया है, इस चीज का फंड मिला है, तो फंड का मतलब होता है कि वो हमने प्रॉफिट अर्न करने के लिए पैसा कहीं नहीं दिया है। देखो, कंसाइडरेशन वर्ड सुना है आप लोगों ने पहले? कंसाइडरेशन, इसका कंसाइडरेशन का मतलब क्या होता है? कुछ मिलना, समथिंग इन रिटर्न। मतलब आप अगर किसी को कुछ पेमेंट कर रहे हो, आपको कुछ मिल रहा है ना, आप स्कूल में फीस दे रहे हो, बदले में क्या मिल रहा है? एजुकेशन मिल रही है। हॉस्पिटल में पैसा दे रहे हैं, बदले में हमें क्या मिल रहा है?
डॉक्टर हमें चेक कर रहे हैं ना, हमें इलाज मिल रहा है। तो अब देखो फंड का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी फंड की बात करते हैं ना, जब कोई पर्सन किसी एनजीओ में फंड दे रहा है तो उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा। आप डोनेशन देते हो, बदले में क्या मिलता है आपको? मंदिर में डोनेशन दिया, भगवान जी हाँ वो ठीक है, भगवान जी पास करा देना, ये लो 20 रुपए तो हो गए। तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कंसिडरेशन है, भगवान जी ने आके पेपर में आपके लिख दिया, बैठे थे हो गए पास। खुद कुछ तो लिख के आते हो ना, हाँ हो गए पास, अच्छा हाँ कृपा है, तो वो 20 रुपए की वजह से तो नहीं होता ना। तो देखो अगर आप कहीं डोनेशन दे रहे हो तो बदले में डायरेक्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा, आशीर्वाद मिल रहा है भगवान का, ठीक है। तो यहाँ क्या है, फंड बेस का मतलब, फंड का मतलब कहीं हम पैसे दे रहे हैं, बदले में हमें कुछ मिल नहीं रहा। डोनेशन आप कहीं दे रहे हो, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव है एनपीओ का वो क्या है, वो है नेशन को सर्व करना, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। जहां आपने एनपीओ स्टार्ट किया, प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया, तो वो आपका बिजनेस हो गया, वो प्रॉफिट अर्निंग वाला नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन कि एनपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या ऑब्जेक्टिव है, सर्विस मोटिव का, ठीक है। आपके एग्जाम्पल पूछा, आपके एक क्वेश्चन आ गया, उसमें पूछा गया एक कंपनी है XYZ। अब देखो एनपीओ ना कंपनी के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। उसने वो नेशन को सर्व कर रही है, उसके लिए उसने काम किया, बट उसमें ये लिखा है कि उसने प्रॉफिट अर्न किया, इस प्रॉफिट के लिए उसने टैक्स भी भरा, तो क्या ये एनपीओ होगा? नहीं होगा। जैसे हमें ये वर्ड पता चल गया ना कि एक कंपनी है जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, वैसे ही वो हमारा एनपीओ नहीं होगा, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। मतलब बेसिक क्वेश्चन अगर इसमें से बना इस पेज में, एनपीओ क्या है, एनपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये आप कर लोगे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये हम कर लेंगे कि एनपीओ एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है नेशन को सर्व करना बिना प्रॉफिट के, इतना हमने कर लिया, ठीक है। अब फंड जो एनपीओ रिसीव करती है वो किस वे में रिसीव करती है, एक हो गया डोनेशन, डोनेशन हमें पता है डोनेशन क्या होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, यहाँ सब्सक्रिप्शन आएगा, अच्छा सब्सक्रिप्शन सबने पहले सुना है, सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है हमने, इसका मतलब क्या हो रहा है, हर महीने आप नेटफ्लिक्स को पैसा दे रहे हो। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब हम मंथली पेमेंट कहीं कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई एनपीओ है उसको मंथली पेमेंट मिल रही है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन। समझ में आ गया। अब ये मंथली हो गया, डोनेशन जरूरी नहीं है हर मंथ कोई डोनेशन, एक ही पर्सन हर मंथ सब्सक्रिप्शन देगा ना। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप हर महीने सब्सक्रिप्शन दोगे ना, लेकिन डोनेशन तो आपकी मर्जी, आप कब देना चाहते हो कब नहीं देना चाहते, ठीक है। उसके बाद ग्रांट्स क्या होता है पता है, जब गवर्नमेंट से हमें पैसा मिलता है, किसी गवर्नमेंट रिलेटेड एसोसिएशन से पैसा मिलता है कोई काम करने के लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए, तो उसे हम ग्रांट्स बोलते हैं। उसके बाद मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमें पता है क्या होती है, एंट्रेंस फीस कहीं भी एंट्री लेने के लिए एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। तो अगर आपको कोई जगह कोई ऐसा एसोसिएशन ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी, वो मेंबरशिप फीस भी कहलाती है, एंट्रेंस भी कहलाती है। उसके बाद लोन्स, अगर हम लोन ले रहे हैं कहीं से तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये फंड हो सकता है एनपीओ कहीं से रिसीव कर रही हो, एनपीओ को पैसे की जरूरत है, इसमें से एनपीओ के पास अब उतना पैसा नहीं बचा तो वो लोन भी लेती है, लोन पे इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है क्या है, ठीक है। उसके बाद है एनपीओ एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी समझते हो क्या होता है, ये टर्म बताओ। लॉ की नजरों में ना, हाँ बोलो, ये लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है लॉ की नजरों में ये एग्जिस्ट करती है। अगर इसने कुछ किया है ना एनपीओ ने, तो इसके जो मेंबर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो अलग है और ये अलग है। कंपनी की भी हमने पढ़ी है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। देखो एक चीज बताओ, हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल किसकी होती है, ओनर की, ओनर की। अब मेरी कंपनी, मेरा पैसा, लेकिन कंपनी के लिए वो लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग है। वो लॉ, हम अकाउंट्स में है ना, लॉ की क्लास में नहीं है हम, ठीक है। हम अकाउंट्स में, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ यहाँ पढ़ेंगे ना, वो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें लॉ की भी, कंपनी लॉ में ना, कंपनी लॉ में भी ये सेपरेट लीगल एंटिटी है,
आपने वो जो लीगल एंटिटी के बारे में बात करी वो पार्टनरशिप की थी। पार्टनरशिप कंपनी लॉ के द्वारा गवर्न नहीं होता। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसलिए ओनर और पार्टनरशिप एक ही है। लेकिन कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसके लिए कंपनी अलग है और उसका ओनर अलग है। तो इसका क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसके पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका मतलब और क्या होता है कि अगर इसके मेंबर्स को कुछ हो भी जाता है, सारे मेंबर की डेथ हो जाती है, तो पार्टनरशिप चलती है कि नहीं चलती? नहीं चलती ना, पार्टनरशिप नहीं चल सकती। लेकिन सारे मेंबर्स की डेथ होने के बाद भी कंपनी चल सकती है, दूसरे मेंबर्स आ जाएंगे, दूसरे नए लोग आ जाएंगे। हाँ, ये चलती रहती है, मेंबर में कम मेंबर में गो, बट कंपनी रिमेन फॉरएवर। इसी तरह एनपीओ भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या होता है, अगर एनपीओ कुछ खरीदता है ना तो वो एनपीओ के नाम से होगा। अगर एनपीओ का नाम है एबीसी, तो जब हम खरीदेंगे बिलिंग होगी तो एबीसी से होगी। अगर मेरा एनपीओ तो मेरे नाम से कुछ नहीं होगा। कंपनी ने जो भी बिल्डिंग्स खरीदे हैं, जो असेट्स खरीदे हैं, वो उस कंपनी के नाम के होंगे। ठीक है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है उसके प्रमोटर से। प्रमोटर क्या होने थे हमें पता है, बताओ? कंपनी के बनने से पहले उसके सारे पेपर। हाँ, इन कॉर्पोरेशन तक जो काम होता है वो प्रमोटर का होता है। इन शॉर्ट, जिसके दिमाग में आइडिया आया कि ये खोलते हैं, उसको हम प्रमोटर बोल देंगे। ठीक है, एनपीओ मैनेज कौन करता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या एक सिंगल पर्सन भी। इसको हम ट्रस्टीज भी बोलते हैं, मैनेजिंग कमेटी भी बोलते हैं। अब एनपीओ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से बनते हैं, अब वहाँ वो कंपनीज में थोड़ा बता देती हूँ वो क्या होता है। कंपनी ना प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है और ओपीसी होती है। ठीक है, ओपीसी का मतलब क्या है, 1 पर्सन कंपनी, तो एक जना भी खोल सकता है। पब्लिक में 7 चाहिए, इसमें 2 चाहिए। ठीक है, अगर कोई ओपीसी है, अब वो चाहिए कि नहीं मुझे ज़्यादा मेंबर बनाने हैं, तो वो क्या करेगी, कन्वर्ट होगी पब्लिक में या कन्वर्ट होगी प्राइवेट में। तो पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये 2013 कंपनी एक्ट 2013 में ये नया कॉन्सेप्ट आया ओपीसी का। उसके पहले क्या होता था, आप एक जना कंपनी नहीं खोल सकता था, तो वो प्राइवेट का ऑप्शन था या पब्लिक का ऑप्शन था। अगर एक ही जने को खोलनी है तो वो क्या करते थे, 2 जनों को लाते थे, सारी ज्यादा जो होल्डिंग होती थी वो अपने पास रखते थे, एक शेयर किसी और को देते थे और बन गई प्राइवेट कंपनी। तो लॉ ने देखा बहुत सारी कंपनी तो ऐसी चल रही है जिसमें एक ही बंदा सारा काम कर रहा है, एक को बस नाम के लिए रखा हुआ है, तब वो कॉन्सेप्ट लेके आए 1 पर्सन कंपनी, जहां एक बंदा भी कंपनी को चला सकता है। ठीक है, तो इसी तरह ग्रुप ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल इसको चला सकते हैं एनपीओ को। अब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ का सबसे पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, रिसिप्ट पेमेंट ये कहीं सुना है पहले इससे, किसमें? रिवाइंड जाना पड़ेगा और कैश बुक को याद करना पड़ेगा। कैश बुक जब बनाते थे यहाँ क्या लिखते थे, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट, और पैसा जा रहा है मतलब पेमेंट। तो मतलब ये पता चल गया, कैश बुक याद है, थोड़ा बहुत याद है, बाकी नहीं याद है ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, कैश बुक, जो हमने 11th में पढ़ी थी, जब दोबारा हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें याद नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, हमारा पी एंड एल। पी एंड एल कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, 11th में लास्ट चैप्टर ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। तो अब हमें ये पता चल गया कुछ नया नहीं पढ़ना, कैश बुक हमने पढ़ा हुआ है, पी एंड एल हमने पढ़ा हुआ है, बट इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नई नई पढ़नी पड़ेंगी, जो बिल्कुल हमारे लिए नई होंगी। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आपको अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब थोड़ा बहुत याद है? अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस याद है? अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस, क्या होता है कैश बेसिस? कैश बेसिस में पैसा, कैश का इनफ्लो हो रहा है तो लिखो, कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो लिखो। इसमें पैसा आ रहा है जा रहा है सिर्फ ये लिखना है, इसमें ये नहीं देखना पैसा इस साल का है, पिछले साल का है, आने वाले साल का है, पैसा है लिख दो। फिर आता है अक्रूवल। अक्रूवल क्या बोलता है, अक्रूवल बोल रहा है पैसा आए ना आए, अगर आपने इनकम कमा ली ना तो लिख दो। ठीक है, इसमें हम क्या क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब को, इन सब को हम एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट सीखते हैं। इसका मतलब क्या है,
हमारा अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है कि अगर आपने इस साल का आपका रेंट मिलना था 15,000, अभी तक सिर्फ 10,000 मिला है, तो आपको सिर्फ 10,000 नहीं लिखना बुक्स में, आपको पूरा 15 लिखना है। अब 15 को कैसे लिखोगे? 10,000 रिसीव में लिखोगे प्लस आउटस्टैंडिंग 5,000, ठीक है, ये हो गया, तो पूरा 15,000 लिखोगे। ये बोलते हैं नहीं आपको 15 मिला है ना, लिख दो 15, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट चलता है कैश बुक, वो किस बेसिस पे चलता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब कैश बुक, तो कैश बुक किस बेसिस पे चलेगा? कैश बेसिस पे चलेगा, पैसा आया लिखो, नहीं आया मत लिखो। और इनकम एक्सपेंडिचर किस पे चलता है? अक्रूवल पे, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। यहाँ तक कुछ भी पूछेंगे तो हम लिख लेंगे। आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट किस बेसिस पे चलता है, आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख लोगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? ये एक समरी है, किस चीज की समरी है? कैश बुक की। अब कैश में बैंक भी आता है, कैश बुक जब हम बनाते थे 2 कॉलम कैश बुक, याद है? कैश भी बैंक भी, तो कैश बैंक दोनों। अब ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है। रियल अकाउंट नेचर में रियल अकाउंट है। उसके अलावा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों हम इसमें ऐड कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि पिछले साल का है कि इस साल का है। उसके अलावा रिसिप्ट डेबिट करेंगे, पेमेंट क्रेडिट करेंगे, और जो भी नॉन कैश आइटम है ना उसको इग्नोर करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा ये अकाउंट बना के दिखाती हूँ, हमारा कैश बुक का अकाउंट हम कैसे बनाते थे। कैश बुक में होता था हमारा सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, फिर एक कॉलम एलएफ का, कैश बैंक, सेम डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक। अब इसमें जैसे कैश बुक होता था ना, इसी तरह हमारा इनकम ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। इसमें कैश बैंक अलग अलग होता था, अलग अलग होता था ना, इसमें अलग अलग कुछ नहीं होगा, सीधा पर्टिकुलर और अमाउंट। अब हमें ये पूरा बनाने को नहीं आ सकता, लेकिन चीजें तो पूछी जा सकती है ना। ये अकाउंट में किस अकाउंट में जाएगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सिंपल सी चीज है, मैं पूछ रही हूँ आप बताते। जो बैलेंस बीडी पता है क्या होते हैं? ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अगर बैलेंस बीडी दे रखा है, डेबिट में लिखते हैं क्रेडिट में? डेबिट। यहाँ हमने बैलेंस बीडी लिख दिया, कैश का भी और बैंक का भी। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट। सब याद तो है आपको, ठीक है। अब बताओ रेंट पेड, क्रेडिट। सैलरी पेड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब देखो यहाँ क्योंकि कैश बेसिस पे है, सब्सक्रिप्शन चाहे पिछले साल का है आने वाले साल का, सारी सब्सक्रिप्शन यहाँ ऐड करके फिर लिखेंगे। डोनेशन रिसीव्ड यहाँ आ गया, मतलब जितने भी पैसे हमें मिल रहे हैं, रिसिप्ट है डेबिट कर दो, और जितना भी हमारा इनकम जो हमारा एक्सपेंस है, पेमेंट है, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करते जाएंगे। इस तरह से हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। अब है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा किससे सेम होता है? P&L अकाउंट से। अब देखो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि एनजीओ है, एनपीओ है, तो इसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। जो इनकम वो हमारा जो ये इसको हम P&L अकाउंट जैसे उसमें बनाते थे वो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉफिट अर्न करना इसका मोटिव नहीं है। इसके लिए हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं क्योंकि इसमें भी हमें ये चेक करना होता है कि सरप्लस है या डेफिसिट है। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ। ये हमारा अक्रूवल बेसिस पे बनता है। और नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट समझते हो ना, हमने जो गोल्डन रूल्स पढ़े थे उसमें नॉमिनल आता है, हमें याद नहीं गोल्डन रूल। क्रेडिट ऑल इनकम, तो सारे एक्सपेंसेस को क्या करना है? डेबिट, और सारे इनकम को क्या करना है? क्रेडिट। और इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। एक रेवेन्यू नेचर होता है, दूसरा क्या होता है? कैपिटल नेचर। अब ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू या कैपिटल में आप पहचान सकते हो? बताओ। रेवेन्यू नेचर मतलब रेगुलर बेसिस, डे टू डे बेसिस। अब जो सैलरी है वो हर महीने दे रहे हैं ना, लेकिन एक असेट खरीद रहे हैं वो हर महीने खरीदते हैं। हमें अगर मेंबरशिप फीस मिल रही है,
अब देखो, अब इसमें समझते हैं इससे रिलेटेड चीजें क्या क्या होती हैं। देखो डोनेशन मिल रहा है, डोनेशन हमारा क्या होगा, उसके अलावा हमें अगर फंड मिल रहा है, अब फंड में ना दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पेसिफिक फंड, एक होता है जर्नल फंड। जर्नल मतलब क्या होता है, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं जर्नल को, तो वो हमारा जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में, वो हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है। लेकिन एक स्पेसिफिक, अगर कोई हमें स्पेसिफिक फंड मिला है तो ये बताओ स्पेसिफिक फंड को यूज करने के लिए हमें वो स्पेसिफिक काम ही करना पड़ेगा ना। अगर वो स्पेसिफिक चीज हो रही है तब हम करेंगे, नहीं हो रही तो उसको यूज नहीं कर सकते ना। अगर आपको आपके पेरेंट्स ने ट्यूशन के लिए पैसे दिए हैं तो आप उसी में यूज करोगे ना, आप बाहर जाके पार्टी तो नहीं करोगे, तो वो आपका स्पेसिफिक हो गया। आपके ऊपर वो लायबिलिटी हो गई कि पैसे जेब में है लेकिन यूज नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाती है, लायबिलिटी। लेकिन आपको दिए हैं कि आप इससे ऐश करो, जाओ खाओ पियो, तो उसको तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो ना, सेव भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हमारा कोई लायबिलिटी तो नहीं है, हमारे ऊपर बोझ तो नहीं है। लेकिन जहां बोला है इस चीज के लिए पैसे खर्च करने हैं, उसमें दिमाग में बार बार क्या आएगा, ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, तो वो क्या हो जाता है, लायबिलिटी। मतलब स्पेसिफिक फंड हमारी लायबिलिटी हो जाती है, जनरल हमारा इनकम हो जाता है। ठीक है, इसको और आगे बढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर में नॉन कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं करते हैं या करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर समझते हो, बताओ एक आध एग्जांपल बता दो। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में पैसा नहीं जा रहा। अब बताओ ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? P&L में लिखते थे ना, तो लिखेंगे। लेकिन इस डेप्रिसिएशन को हम कैश बुक में हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में लिखेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन आ गया नॉन कैश एक्सपेंस को कौन से अकाउंट में लिखना है, तो क्या आंसर होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, P&L उसमें था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये समझ में आ गया। जितने भी एक्सपेंडिचर है करंट ईयर के, हमें वही लिखना है। ठीक है, करंट ईयर का जितना होगा ना, इस साल का, पिछले साल का है माइनस कर दो, आने वाले साल का है माइनस कर दो, हमें सिर्फ जिस साल में हम हैं उस साल की चीजों को लिखना है। इस पॉइंट को ना हम और अच्छे से समझेंगे जब हम सीखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आपके एग्जाम में आ सकता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर क्या है, तो उसको जब हम समझेंगे तब ये लास्ट ईयर, करंट ईयर, उन सबको हम अच्छे से समझेंगे। अब सारे इनकम जो करंट ईयर के होंगे उसको क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस भी हो सकता है और हमारा डेफिसिट भी हो सकता है, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। अब देखो आ गया हमारा जर्नल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। अब किसी ने आपको डोनेशन दिया है, डोनेशन दिया है आपको कि इसके लिए ना आपको बुक्स के लिए डोनेशन मिला है। अब यहाँ उसने बोल दिया बुक्स के लिए, अब इस पैसों को आप कहीं और खर्च कर सकते हो। आपको एक जर्नल डोनेशन मिला है, उसमें उसने सिर्फ आपको डोनेशन दिया, उसने नहीं बोला कि भाई इसको इस चीज में लगाओ। तो ये जो जर्नल डोनेशन होगा इससे आप कुछ भी कर सकते हो, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया इनकम। लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन है, बुक्स के लिए ही खरीदना है, बुक्स के लिए ही चाहिए। अभी इस साल आप बुक्स नहीं खरीद रहे, आपके पास पहले से बहुत सफिशिएंट बुक है, आपको नहीं चाहिए कि आप बुक खरीदो, तो आप, हाँ बोलो। हाँ आया है इनकम, इनकम वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हुआ। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये इनकम है तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब बुक्स की बात कर रहे हैं, जो हमारा बुक्स है वो स्पेसिफिक हुआ। अगर आपको इस साल पैसे मिले, आपने इस साल बुक नहीं खरीदी, तो क्या करोगे, वो लायबिलिटी में आ गई, क्योंकि आपने नहीं खरीदा ना, उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते, उसको बुक के लिए यूज करना पड़ेगा ना, तो वो आपकी लायबिलिटी होगी, आप उस चीज के लिए लायबल हो। देखो एक होता था रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसको क्या करते थे, कहाँ लिखते थे, लायबिलिटी में ही ना, वो हमारी लायबिलिटी हो गई। इनकम है, एडवांस में रिसीव कर लिया, जब यूज होना होगा तब हम लायबल है ना पे करने के लिए। इसी तरह जो बुक्स की डोनेशन है, जब बुक्स खरीदनी होगी, पहले से ही पैसे हैं तो उस पैसों को निकालने के लिए हम लायबल होंगे। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। बीच में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब कुछ फंड के नाम है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से फंड है, इसको क्या बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये एक पैसा मिला है, ये हमारा
फंड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहला है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड का मतलब है आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, ठीक है। फंड अराइज फ्रॉम गिफ्ट और इनकम, इसको हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट इसका अनचेंज रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट अनचेंज का मतलब जितना पैसा मिला है उतना पैसा ही लिखेंगे, उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे, ठीक। ये डोनेशन हो सकता है डोनर ने कोई कंडीशन के साथ दिया है कि आप इसको इस इनकम, देखो क्या होता है, आपको एक डोनेशन मिली, जैसे मैंने बोला बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए हम मानते हैं, स्टेशनरी के लिए ना किसी ने 5 लाख रुपए दिए, आपने उसमें 1 लाख रुपए यूज कर लिया, अभी भी 4 लाख है। आप क्या बोल रहे हो, स्टेशनरी के लिए बहुत पैसा तो लगता नहीं है पूरे पूरे साल, आपने सोचा इसमें से मैं 2 लाख इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पैसा आया था, किसी ने 5 लाख डोनेशन दिया था, 2 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया। हो सकता है जो डोनर है जिसने बोला था आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इस पे हम इंटरेस्ट कमाएंगे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या बोलता है, इस पे जितना इंटरेस्ट बनेगा ना वो आप मुझे दे दो। समझ में आया क्या उसने क्या हुआ? पहले उसने फंड दिया, उस फंड पे उसने ये बोल दिया कि देखो ये फंड हम आपको इस चीज के लिए दे रहे हैं, कहीं और तो यूज करोगे नहीं, लेकिन अगर इसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट पे जितना इंटरेस्ट बनेगा वो आप मुझे दे दोगे। सपोज करो 2 लाख पे 10% इंटरेस्ट से उसने इन्वेस्ट कर दिया, 2 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना होगा? 20,000। अब उससे मतलब नहीं है कि आपको 20,000 रिसीव हुए कि नहीं हुए हैं, उसे अपना 20,000 चाहिए। हो सकता है आपको पूरे 20,000 अभी रिसीव ना हुए हो, आपको रिसीव हुए हो 12,000, तो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट आपके लिए क्या है? आप तो उसको पूरा 20,000 ही पे करो, आपको 12,000 मिला, आपको इनको 20,000 पे करने हैं, बाकी का 8,000 आपकी तरफ से जा रहे हैं, अभी आपकी तरफ से जा रहे हैं, लेकिन बाद में आपको मिल जाएंगे, तो वो हमारा क्या होगा? अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड क्या होता है? कमा लिया, मिला नहीं। तो आपको 20,000 कमाने थे, टोटल 20,000 कमाने थे, आपने कितने कमा लिए हैं? 12,000। मतलब कमा तो आपने पूरे 20,000 ही लिए, 20,000 का इंटरेस्ट बनता है, उसने दिए आपको कितने? 12,000। 8,000 क्या हो जाएगा? अक्रूड। तो अब इसका अकाउंटिंग हम आगे सीखेंगे कि अगर ऐसा केस आया तो हमें क्या करना है, लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आ गया एंडोमेंट फंड में क्या हो रहा है। देखो अब इसको पढ़ के बताती हूँ। डोनेशन कंडीशन हो गया, डोनर ने बोला कि इस इनकम को जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूज करोगे, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, ओरिजिनल अमाउंट को आप उसी तरह रखोगे, जितना मैंने आपको डोनेट किया है ना उसको उसी तरह रखोगे, और इस पे इंटरेस्ट जो होगा वो डोनर को हम देते जाएंगे, ठीक है। एंडोमेंट फंड समझ में आ गया। डोनर ने आपको पैसे दिए हैं, गिफ्ट दे दिया, मतलब इस पे उसको सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है, बाकी आप पैसों को कुछ भी करो, वो पैसों से जितना आप कमा रहे हो ना वो आप यूज कर सकते हो, चाहे उसे दे देंगे हम इंटरेस्ट वापस उसको दे देंगे या उसको यूज करते रहेंगे, अमाउंट को वैसे का वैसा रखेंगे, ठीक है। अब आ गया लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल फंड में ऐड होता रहेगा, जितना हमारा कैपिटल फंड होता है। देखो जब हमारा कैपिटल होता है ना, ये हमारा फंड बेस अकाउंटिंग है, हमारी बैलेंस शीट बनाई, हम यहाँ लिखते हैं ना कैपिटल, यहाँ हम सिर्फ कैपिटल नहीं लिखते हैं एनपीओ में, यहाँ हम लिखते हैं कैपिटल फंड, ठीक है। कैपिटल फंड का और दूसरा नाम क्या है? जनरल फंड, और तीसरा नाम क्या है? कॉर्पस। एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। कैपिटल फंड जो हमारा कैपिटल होता है ना वही हमारा कैपिटल फंड बन जाता है, इसी को जनरल फंड लिख के भी आ सकता है, इसी को कॉर्पस लिख के भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो हम उसको कैपिटल फंड में हमारा जितना भी लाइफ मेंबरशिप फीस होता है उसको कैपिटल फंड में हम ऐड करते जाएंगे। ये मेंबर्स पे करते हैं एक बारी पूरे सर्विस, देखो लाइफ मेंबरशिप है ना तो पूरे लाइफ की सर्विसेज को एंजॉय करने के लिए। अब लाइफ मेंबरशिप कोई बार बार देगा? एक ही बार देगा ना, अपनी पूरी लाइफ के लिए जब तक वो जिंदा है, दूसरा पर्सन फिर अपनी लाइफ के लिए देगा, तो ये हमारा कैपिटल फंड में ऐड होता जाएगा बैलेंस शीट में। अब आपको पूरा बैलेंस शीट बना के दिखाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर एक फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है वही इसमें लिखा गया है कि वो कहाँ जा सकता है, वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
अब लेगेसी पता है किसी को क्या होती है? अच्छा विल पता है? विल, WILL, इंग्लिश का विल नहीं, क्योंकि हम ग्रामर तो पढ़ नहीं रहे तो हमें इंग्लिश के विल से कोई मतलब नहीं है। विल वॉज वो जो भी होता है। विल का मतलब, अच्छा वसीयत सुनी है? वसीयत क्या होती है? वो किसी को जाएगा, उसकी एक वसीयत तैयार की जाती है। अब तो कोई वसीयत बनाता नहीं है, पहले के टाइम पे लोग वसीयत बनाते थे, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन पैसा सब कुछ जायदाद होती थी तो वो विल बनाते थे, हम इंग्लिश में उसको विल बोलते हैं। उस विल में लिखा रहता था कि मेरे मरने के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी इसको जाएगी, ये वाली इसको जाएगी, ये वाली इसको दे देना। अब इसी तरीके से किसने लेगेसी में, किसी ने विल में ये लिखा है मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी इस एनपीओ को जाएगी, ठीक है, तो वो हो गया लेगेसी का पैसा। अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय एनपीओ अंडर विल ऑफ डिजीज्ड पर्सन। डिजीज पर्सन हमें पता है कौन है, हमने डेथ चैप्टर में डिजीज पढ़ा हुआ है, जिसकी डेथ हो गई, ठीक है, उसने डोनेशन में दिया है तो वो उससे जो पैसा मिल रहा है ना, उस पैसे को क्या बोलेंगे? लेगेसी। तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए किस पैसे को क्या बोलना है। ये हमारा, अब हो सकता है ना उसने स्पेसिफिक बताया इस चीज में यूज करो, जर्नल बताया है। अगर जर्नल होगा, जर्नल डोनेशन कहाँ लिखते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर में। स्पेसिफिक कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी में। इतना समझ में आ गया है? आपको इन सबके नोट्स मिल जाएंगे। एक तो आपको बुक मिलेगी, आपको मिल गई, अब मिल जाएगी, आपको बुक भी मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर यही वाले नोट्स चाहिए तो ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी व्हाट्सएप अकाउंट पे, ठीक। अब देखो, अब एक वर्ड है ऑनोरियम। अब इसका मतलब हमें नहीं पता ये क्या होता है, हमने पहली बार सुना। देखो ये जो वर्ड बना है ये किससे बना है? ऑनर से। ऑनर वर्ड सुना है? किसी के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या होता है? ये पेमेंट, ये एक पेमेंट है, मतलब ये हमारे, इसके पहले हमने जो भी पढ़ा वो क्या था? हमारा इनकम था, डोनेशन हमारी इनकम थी, लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी इनकम थी, लेगेसी भी हमारी इनकम है, लेकिन ये हमारा पेमेंट है। ये पेमेंट किसको दे रहे हैं? एक एनपीओ है, उसमें कोई एक पर्सन खुद अपनी मर्जी से आया है लोगों को कुछ समझाने के लिए। हो सकता है एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर आया है उन लोगों से बात करने के लिए, तो उस केस में जो डॉक्टर आया है उसको हम जो दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑनोरेरियम, मतलब ऑनर में हम जो पैसा दे रहे हैं ये एक पेमेंट है। टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन, उस पर्सन को दे रहे हैं जो वॉलंटरी एक सर्विस देने के लिए आया है, जो कि नॉर्मली अगर किसी और को वो सर्विस देगा तो उसके बदले फी उसको मिलेगी, तो यहाँ हम उसको फीस नहीं देने, उसके रिस्पेक्ट में हम उसको ऑनर दे रहे हैं। अब इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करेंगे क्योंकि ये क्या है? हमारा खर्चा है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जैसे हमें पता है सब्सक्रिप्शन क्या होती है, कोई भी, हम ज़्यादातर सब्सक्रिप्शन किस चीज़ पे चलती है? जिम की सब्सक्रिप्शन होती है, हर महीने पेमेंट करनी होती है। तो सब्सक्रिप्शन एक मेंबर जो उसको यूज़ कर रहा है, अब नेटफ्लिक्स आप यूज़ करो तो आप नेटफ्लिक्स के मेंबर हो गए ना, हर महीने वो बिना आपसे पूछे पैसे काटता रहता है, ठीक है, आगे पता चल जाएगा, ठीक है। ये अमाउंट जो मेंबर पे कर रहा है पीरियोडिकली, अब हो सकता है क्वार्टरली, हो सकता है हाफ ईयरली, हो सकता है ईयरली, हो सकता है मंथली, किसी भी तरीके से जब तक मेंबर जिंदा है। अब उस मेंबर की डेथ हो गई तब तो वो पेमेंट नहीं करेगा, तो सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है? अब ये हमें पैसा वापस से मिल रहा है, तो ये कहाँ जाएगा अगर हमें पैसा मिल रहा है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के यहाँ पे लिखा है ये मेन सोर्स है, जो मेन पैसा एनपीओ को आता है ना, वो कहाँ से आता है? सब्सक्रिप्शन बेच के, ठीक है, सब्सक्रिप्शन देके मेन पैसा, मेन सोर्स। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक दोनों है सिमिलर नेचर के, बट इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये समरी है कैश बुक की, और ये कैश बुक की तरह ही बनाई जाती है, ठीक है। अब कैश बुक में हर ट्रांजैक्शन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के सेपरेटली लिखते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस हो गया ये आपने नोटिस किया? इसको पढ़ के दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बार पढ़ के बताओ दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। मैं बताती हूँ, देखो इसमें हमने कैश और बैंक अलग अलग किया, नहीं किया ना, इसमें अलग अलग लिखते हैं, कैश अलग बैंक अलग, तो ये रिकॉर्ड करता है सेपरेटली रिसिप्ट, सेपरेटली ट्रांजैक्शन कैश बैंक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट
बनाया जाता है एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में, लेकिन इसको हम बनाते हैं डेली बेसिस पे, या हम जब 11th क्लास में चैप्टर करते थे तब हम किस बेसिस पे बनाते थे? मंथली बेसिस पे, हर महीने की पेमेंट होती थी। नेक्स्ट मंथ की है तो हम नहीं लिखते थे, ये हमें टीचर बताते थे, बताते होंगे, ठीक है। ये क्या है? ये अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनाएंगे, ये मंथली क्वार्टरली डिपेंड करता है, डेली बेसिस पे कंपनी बनाती है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन, इसमें हमारा रिसिप्शन पेमेंट कौन बनाएंगे? कौन से इंस्टीट्यूशंस? एनपीओ जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, और ये हमारा कैश बुक कौन बनाता है? जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके अलावा साइट्स, रिसिप्ट हमारा डेबिट, और वो तो हमें पता है रिसिप्ट हमारे क्या हो गए? डेबिट साइड हो गया, और हमारी पेमेंट क्रेडिट साइड, ये इसमें भी सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन बी इट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और मतलब बना सकते हैं, लेकिन वो अगर इनकम एक्सपेंडिचर ही बना रहे हैं तो ये देखो इसमें क्या अलग चीज़ क्या है? इसमें कैश और बैंक अलग कर दिया। हो सकता है किसी एनपीओ को क्लियरली अच्छे से वो हो सकता है काला पैसा ना हो उसके पास, तो वो बैंक को कैश को अलग से दिखाना चाह रहा हो, तो इसके लिए वो ये बनाएगा। मेनली वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ही बनाते हैं। इसमें लेजर फोलियो कॉलम नहीं है, इसमें लेजर फोलियो कॉलम है। क्यों है पता है? इसमें क्यों नहीं है? इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें लेजर बनते हैं और इसमें लेजर बनते ही नहीं है। इसमें कोई जर्नल, कोई लेजर, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाने के बाद ये भी बनता है, बट इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। इनको रोज़ के रोज़ जर्नल नहीं बनाना, क्योंकि क्यों नहीं बनाना? रोज़ थोड़ी ना कोई परचेज सेल कर रहे हैं ये लोग, इनके बस इनकम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अब हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा अकाउंट होता है? जो एनपीओ अपने इनकम के लिए बनाता है, या फिर अपने एक्सपेंडिचर के लिए, जो कौन से नेचर के होते हैं? रेवेन्यू नेचर के। अब ऑब्जेक्ट है इसका सरप्लस या डेफिसिट पता करने के लिए कि पूरे साल में हमने सरप्लस किया या डेफिसिट किया है, ये नेट प्रॉफिट अर्न्ड या नेट लॉस इनकर्ड। अब देखो इसमें हमारा पहले क्या बनता है? ट्रेडिंग, और इसमें कौन से जाते हैं? ट्रेडिंग में कौन से खर्चे होते हैं? और इसमें इनडायरेक्ट। इसमें हमारा डायरेक्ट तो कुछ लग ही नहीं रहा ना, कोई मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहे हम चीज़ों को, तो इसलिए सारा हमारा ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही जाता है। ये एनपीओ बनाते हैं, और ये कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज सब में हाँ इनडायरेक्ट में जाता है, क्योंकि देखो हमारा उसमें भी अगर हम बात करें P&L में भी, तो कहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्ट होता था? सिर्फ फैक्ट्री का ना। अगर हमारा कंपनी है जहाँ एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, वहाँ का रेंट तो हमारा इसमें ही जाता था, इनकम एक्सपेंडिचर में। अब उसमें कोई फैक्ट्री तो है नहीं, जो भी बैठा है ऑफिस में ही बैठा है, ठीक है। मेथड, ये ट्रायल बैलेंस। अब देखो इसके लिए ना ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब वो ट्रायल बैलेंस बनाना, इनको बोला नहीं गया कि आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अपने आसानी के लिए, क्योंकि हमें वो पता चल सके कि हमारा खर्चा जितना हुआ है हमारा इनकम उतना है कि नहीं है। जो डिफरेंस होता है उसको किस में डालते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। तो इसके लिए इसमें ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस से ये बनाया जाता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी कंप्लीट सेट ऑफ बुक को मेंटेन करे, वो नहीं करते, नॉट मेंटेन, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए उनको एक पर्सन हायर करना पड़ेगा, फिर उसको पैसा देना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, ट्रायल बैलेंस और दूसरी भी इन्फॉर्मेशन सबसे मिला के ये अकाउंट बनाते हैं। इसमें सारी बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। इसका बैलेंस हम या तो सरप्लस बोलते हैं या डेफिसिट बोलते हैं। इसके बैलेंस को हम या तो नेट प्रॉफिट बोलते हैं या नेट लॉस बोलते हैं। उसके बाद अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर, लास्ट डिफरेंस। अब देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ये कैश ट्रांजैक्शन की समरी है। कैश ट्रांजैक्शन मतलब कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, सिर्फ इतना इसमें किया जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है, इसमें कैश से मतलब नहीं है, ये अक्रूवल पे चलता है, ठीक है। इसमें डेबिट साइड हम रिसिप्ट शो करते हैं, मतलब पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड से पैसा जा रहा है। इसमें डेबिट साइड एक्सपेंस शो करते हैं, क्रेडिट साइड इनकम, मतलब इसका उल्टा है ये। इसमें डेबिट साइड इनकम है, इसमें डेबिट साइड एक्सपेंस है, ठीक। ये रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स दोनों रिकॉर्ड करता है, मतलब पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, ये नहीं देखना कि हम क्या खरीद रहे हैं, मशीनरी भी खरीद रहे हैं ना, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है, लेकिन तब भी उसमें रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, और जो रेवेन्यू नेचर के नहीं होते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को हम जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाते हैं तो हमें ये नहीं देखना कि जो बैलेंस है वो किस साल का है। पैसा आ रहा है तो हम लिख देते हैं, तो इसमें जो हमारा
इसमें जो हमारा पीरियड है, ड्यूरिंग द ईयर जितना पैसा आया वो सब लिखना है। इसमें करंट ईयर का एक्सपेंस, देखो यहाँ लिखा है करंट ईयर, एक्सपेंडिचर और इनकम करंट ईयर का ही सिर्फ लिखना है। इसमें नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन है वो रिकॉर्ड नहीं करते, इसमें सिर्फ कैश और नॉन कैश दोनों रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इसमें कैश और बैंक बैलेंस लास्ट में हमारा या तो कैश बैलेंस या तो बैंक बैलेंस दिखाया जाता है। इसमें हमारा क्या आता है, इन जो सरप्लस है या डेफिसिट है, अब उसको सरप्लस डेफिसिट, जब हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते थे कैपिटल में प्लस माइनस करते थे, इसको भी कैपिटल फंड में प्लस माइनस करेंगे, अगर सरप्लस है तो ऐड कर दिया, डेफिसिट है तो लेस कर दिया। ये कैश बेसिस पे है तो एडजस्टमेंट्स इसमें करनी पड़ेंगी। ये हमारा अक्रूवल बेसिस पे है तो हमारे जितने भी प्रीपेड है आउटस्टैंडिंग है इसमें एडजस्टमेंट नहीं होती, इसमें एडजस्टमेंट होती है। सिंपल से ये चीज़ आई, इसमें पैसा आया लिख दो, जा रहा है माइनस कर दो, वो करते हैं। इसमें इस साल का जितना पैसा बनता है वो सब हमें करना होता है, ठीक है। इसी के साथ आपका इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो सब कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन एग्जाम में आ सकता है वो करेंगे।